विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जाएंगे और सरकार ने कहा कि हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। विपक्ष के पास घेरने जैसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर अभी तक पर एक चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे शीतकालीन सत्र को लेकर, उस शीतकालीन सत्र को लेकर जिसका इंतजार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और सरकार की तरफ से भी जो भी अपनी प्रक्रिया होगी और जो भी सवालों के जवाब होंगे वो पूरे सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। लगातार अगर हम बात करें तो देश में संसद के मुद्दे के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर से नई चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष के प्रहार होंगे तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारी होगी, इस पर हम बात करेंगे। हम ऐसे कोई कमजोर नहीं है कि हमें कोई घेर लेगा। विपक्ष को अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो जहरीली शराब का हो, हमारी बेटियों के साथ व्यवहार किया हो, कंपनसेशन का मामला हो, ये कल उठाएं। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ कोई बोले। कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं, जब तक कुछ है नहीं, ऐसा है जैसे सरकार है ही नहीं हरियाणा में। एक तरफ कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जहरीली शराब के मुद्दे पर हम घेरेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर घेरेंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि घेरने जैसा भी कुछ नहीं है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि संसद की सुरक्षा चूक को देखते हुए विधानसभा में सुरक्षा का कड़ा पहरा रखा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था के मुद्दे की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तमाम वो मुद्दे जो इस बार संसद के बाद जो संसद में गूंजे थे, सुरक्षा के बाद, एक तो इस मुद्दे पर लगातार बात हो रही है कि विधानसभा में सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी है, वो अलग विषय है। लेकिन शीतकालीन सत्र में हरियाणा में विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर कहा गया कि हम सरकार को इन मुद्दों पर घेरेंगे। सरकार ने कहा कि हर एक मुद्दे का बखूबी जवाब दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, जो सुरक्षा की बात हो रही है, सवाल जवाब की बात हो रही है, उसको लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों की ये राय थी ये 3 दिन का समय काफ़ी है और इसको लेकर के ही निर्णय किया गया कि ये 3 दिन का ही सत्र रहेगा। हरियाणा प्रदेश का एक गीत, वो विधानसभा के अंदर 3 गीतों की एक जो वो प्रस्तुत किए जाएंगे, उनमें से जो ज़्यादा विधायक जिस गीत को सिलेक्ट करेंगे वो 1 साल के लिए वो गीत जो है वो हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी समारोह हैं या पब्लिक रिलेशन के जो अधिकारी हैं वो उसको डिस्प्ले करेंगे। बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अंदर कोई कोताही ना करे। जो भी जहाँ जिसकी ड्यूटी है वो पूरी तन्मयता से ड्यूटी दी। और विशेष तौर पर जो विजिटर गैलरी के अंदर 4 जो हमारे कर्मचारी हैं वो विशेष तौर पर अब की बार विजिटर गैलरी में रहेंगे ताकि कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन अगले सत्र के से पहले वहाँ पर ग्लास जो है लगा करके उस गैलरी को ताकि कोई भी जो विजिटर है वो सदन के अंदर जंप। वैसे तो अक्सर ये देखा जाता है कि हरियाणा में विधानसभा का सत्र हंगामे के साथ भी चलता है, लेकिन कामकाज होते रहते हैं। लेकिन इस बार चुनाव का माहौल भी है और चुनाव के माहौल को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि बहुत ज्यादा हंगामा इस बार सत्र में हो सकता है। कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन विपक्ष के हर प्रहार का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। घेरा उसको जाता है जब कोई कमजोर हो। हम ऐसे कोई कमजोर नहीं है कि हमें कोई घेर लेगा और कोशिश करने में हर्ज नहीं है। विपक्ष को अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। लेकिन हम जितना काम कर रहे हैं, जितना आज तक हमने किया है और जितनी जनता के साथ हम जुड़ करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ कोई बोलें।
लेकिन शब्द अच्छा लगता है कि हम इस बार घेरेंगे। हम कहते हैं ठीक है, आइए मैदान में। तो वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पर पहले ही हमलों की बौछार कर दी। कई मुद्दे गिनाए कि इन मुद्दों पर हम सरकार को घेरने वाले हैं। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो जहरीली शराब का हो, चाहिए स्कूलों में हुआ हमारी बेटियों के साथ व्यवहार किया हो, और चाहे कंपनसेशन का मामला हो। इस प्रकार के काफी मुद्दे जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और सब साथियों ने ये उठाए, कई कॉल अटेंशन दी हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं, मामले काफी आएंगे और भी आएंगे, करते कुछ है नहीं। ऐसा है जैसे सरकार है ही नहीं हरियाणा में, कानून व्यवस्था नाम की चीज तो है ही नहीं। तो मुद्दे गिना दिए गए, बेरोजगारी की बात करते हुए, कानून व्यवस्था की बात करते हुए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए, जहरीली शराब की बात करते हुए। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी है। सरकार तो हर वक्त ही तैयार रहती है, हर वक्त तैयार है सरकार तो। पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए। सरकार तो हर वक्त ही तैयार रहती है, हर वक्त तैयार है सरकार तो। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से विधु रावल जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ इनेलो से रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रजत पंजेटा जी, आप भी विपक्ष में हैं, हालांकि एक विधायक हैं अभय चौटाला, लेकिन उनको अक्सर सुना जाता है, उनके बयानों को सुना जाता है, उनकी तरफ से जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उस पर भी सभी लोगों का ध्यान रहता है। आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं रजत पंजेटा जी, कि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि चाहे कितने मुद्दे हों, घेरने जैसा विपक्ष के पास कुछ नहीं है, सरकार हर तरह से तैयार है। देखिए, अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन और सरकार के पास उनका जवाब देने के लिए काफी समय देने के बाद भी अगर है कोई क्वेश्चन है और सरकार जनता से जुड़े कोई जो भी मुद्दे और उसका अगर या कोई जवाब आता है तो रजत जी, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ पा रही। विधु रावल जी, कई मुद्दे गिनाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और लग भी रहा है कि उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष ने तैयार कर ली है। जहरीली शराब का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा, कई लोगों की मौतें भी हुई। कानून व्यवस्था का मुद्दा, जींद और कैथल में जो स्कूल्स में बच्चियों के साथ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जैसी तो कोई अब चीज ही नहीं रही हरियाणा के अंदर। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जवाब माफी चाहूंगा, विधानसभा पर दिया जाएगा। उनको भी अब जो है, क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा में प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत अच्छा समय उन्हें मिलने वाला है और उसका जवाब भी वो सुनकर जाएं। पहले की तरह केवल हू हल्ला करके या वॉकआउट करके ना निकल जाएं। जब सवाल करें तो सवाल के जवाब भी लेकर जाएं, ताकि उनके अंदर उनका भी ज्ञान वृद्धि हो, उनका भी दृष्टिकोण बदले हरियाणा को लेकर। जो नकारात्मक दृष्टिकोण हो चुका है उन्हें, जो सब कुछ बुरा ही बुरा दिख रहा है, वो अच्छा दिखने लगेगा अगर वो जवाब भी लेंगे, दूसरों की भी बात सुनेंगे। जो सवाल करते हैं अपने खुद के सवालों का अगर वो सम्मान करना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दरअसल हरियाणा की बढ़ते हुए कदमों पर किस प्रकार से हरियाणा की जनता जो है गदगद है, हरियाणा वासियों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन विपक्ष जब इस प्रकार के ढोल पीटता है तो मुझे लगता है बहुत डिस्कनेक्टेड है वो, हरियाणा की जनता से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कनेक्टेड है। किस प्रकार हरियाणा की जनता आज मनोहर लाल जी को सराखों पर बिठाए हुए है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार हरियाणा जो है चहुमुखी विकास कर गया, अद्वितीय काम कर गया, और किस प्रकार से एक के बाद एक विपक्ष के राज्य हरियाणा की मनोहर लाल जी के जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, जो खुद किए हुए ब्रेन चाइल्ड्स हैं, जो बेबी प्रोजेक्ट्स भी थे, उनको किस प्रकार से एक के बाद एक विपक्षी राज्यों ने भी लागू किया। और बाद में जाकर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है हमारी एक प्रतिपक्षी सरकार को कहा कि कुछ सीखना है तो हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार से सीखो,
ये तो कोर्ट ने भी कह दिया। तो हरियाणा के काम किस प्रकार से अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष जो है इट वेक्स अप एंड स्मेल्स द कॉफी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से जनता से कनेक्ट हो पाएगा, जनता का भी लाभ करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कल जो है सत्र शुरू हो रहा है, सत्र का एक एक पल, एक एक क्षण जो है, एक एक घंटा, एक एक मिनट और एक एक सेकंड जो है वो बहुत गंभीर तरीके से जनता के हित में, जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। केवल हु हल्ला करके, तमाशा करके निकल जाना, जिस प्रकार के हमारे विपक्षी परिपाटी रही है, ये बहुत अच्छा जनता को तो सर्व करता ही नहीं है, खुद विपक्ष की भी बहुत बुरी इसमें जो है एक परसेप्शन बनती है। जनता जो है उसको एक नॉन सीरियस मानता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष भी अपनी गलतियों से सीखेगा और बड़े गंभीर तरीकों से, जिस प्रकार से हरियाणा के हितों पर चर्चा होनी चाहिए, सदन का समय अधिक से अधिक। ठीक है वाबिदुर रहमान जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस विधायक वी बत्रा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार वी बत्रा जी। जी सर, कैसे हैं आप? जी वी बत्रा जी, आप लोगों ने कई मुद्दे गिनाए, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, इस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। सरकार का कहना है कि देखिए मुद्दे जैसा कुछ नहीं है, वो अपनी तैयारी करते रहे, घेरने जैसा भी कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा इस वक्त। अपने मियां मुट्ठी मुंह मियां मुट्ठी बनने की जरूरत नहीं है। ये सरकार एक फेलियर सरकार है, ये एक भ्रष्ट सरकार है जो अपना धरातल खो चुकी है और इस सरकार के जाने की तैयारी हो गई है। मुद्दे बहुत सारे हैं और मुद्दों का इनके पास जवाब नहीं है। सारा जितने भी वर्ग हैं वो सारी सरकार से है, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ना महिला के सम्मान की बात है, ना किसान की कोई परवाह करता है, ना कोई कर्मचारी की परवाह करता है। और जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इस प्रदेश में इस 10 सालों के अंदर जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतना भ्रष्टाचार इस प्रांत के अंदर कभी नहीं है। अच्छा वी बत्रा जी, एक बात ये भी आती है कि जब सदन के अंदर कार्रवाई होती है तो फिर विपक्ष का ये आरोप होता है कि बोलने नहीं दिया जाता और फिर वो वॉकआउट कर जाते हैं, सदन को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस पर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि वो जब मुद्दे घेर नहीं पाते सरकार को, जनता की आवाज को उठा नहीं पाते, तो फिर एक बहाना रहता है वॉकआउट कर गए हम। नहीं, वॉकआउट मुद्दों पर होता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि बड़े ज्वलंत मुद्दे होते हैं और उस मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती और कई बार आदरणीय अध्यक्ष महोदय उस मुद्दे को अलाउ नहीं करते हैं जो बहुत जरूरी होता है। तो उस समय विपक्ष के पास कोई चारा नहीं होता है कि उसको वॉकआउट करने का। इस बात के लिए प्रजातंत्र में हर एक को मौका मिलना चाहिए और विपक्ष को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। अच्छा एक और बात, एक और सवाल मेरा आपसे है कि इस वक्त कई मुद्दे आप लोगों ने गिनाए कि महिलाओं की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, जहरीली शराब का मुद्दा है, बेरोजगारी की बात है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इन सब के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा कौन सा है जिसको लेकर आपकी आवाज ज्यादा बुलंद होने वाली है? नहीं, सबसे पहले तो हमने कानून को प्रस्ताव दिया था जहरीली शराब से यमुनानगर और अम्बाला में जो इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी ज्यादा मृत्यु हुई और इनके राज के अंदर ये बात हुई। और ये छोटी छोटी बात को गिनाते हैं कि कोई व्यक्ति था वो वोट पार्टी से संबंध रखता था, पार्टी की जो कानून की उल्लंघना करता है और जो गलत काम करता है वो जो किसी भी पार्टी का हो उसमें कोई उसको दंड मिलना चाहिए। और हमने कानून को प्रस्ताव दिया था और पता चला है अभी इंटीमेशन नहीं आई है आप लोगों के माध्यम से उसको कॉल अटेंशन में कन्वर्ट कर दिया है। आप कॉल अटेंशन में कितनी बार स्पीकर साहब रखने देंगे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं और कानून तो स्थगन प्रस्ताव ये मंजूर होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा है इस बात के लिए। उसके बाद आपने देखा कि पेट्रोल और जीन के अंदर भी महिलाओं में बच्चियों के साथ और जो एक मोलेस्टेशन का मामला सामने आया, प्रदेश के लिए बड़ा शर्मनाक है। इसके अलावा स्कूलों के अंदर व्यवस्था ना होना और भी ऐसे मुद्दे हैं कि ये सरकार जो है ना, ये आचरण और मर्यादा और जो एक प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि एमएलए कोई मीटिंग नहीं ले सकते, कुछ नहीं
पहली बार प्रजातंत्र के अंदर देखा गया है। एमएलए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है और प्रोटोकॉल में ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बड़ा स्टेटस एमएलए का होता है। और जहाँ तक एमएलए के स्टेटस की बात है, इन्होंने उस एमएलए के स्टेटस को क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री भी एमएलए से बनता है, ठीक है सर, ऐसे नहीं बनता है। और आंसर डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक विधायक की होती है, ना कि ऑफिसर की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। और ब्यूरोक्रेसी या ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ऊपर डिपेंडेंसी में कभी भी सरकार अच्छी सरकार नहीं गिनती जाती है। बहुत शुक्रिया बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बताया था कि क्या मुद्दे थे। भाग सिंह दमदमा जी, ये जहरीली शराब वाला मुद्दा इस बार लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गूंजने वाला है विधानसभा के अंदर, और उसमें आपकी पार्टी को गठबंधन में आपको ज़्यादा घेरा जाएगा, जेजेपी को ज़्यादा घेरा जाएगा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ज़्यादा घेरा जाएगा। में कोई दो राय नहीं कि कल जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, उस सत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी भी एक प्रदेश के सवाल लेकर आएंगे और सरकार का कानून का जवाब देंगे। ठीक है, अभी आपने जिसका जिक्र किया कि जहरीली शराब, देखिए इस प्रकार के कई कृत्य होते हैं जो मानसिक उपज के होते हैं। तो मैं कई बार चर्चा भी करता हूं कि इस प्रकार के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी का माइंड है, उपज होती है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए चाहे प्रदेश में कोई उठा पूरी कार्रवाई की गई है और जो जो जांच के अंदर दोषी आएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की। अभी महिलाओं की बात की विधायक जी ने किया, आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रधानाचार्य को सारी कार्रवाई करके निलंबित करने का भी कार्य किया, क्योंकि ये एक किसी भी व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार से वो छात्रा के साथ हरकत की थी, ये कहीं बैठे बैठे नासिर भाई किसी के भी मन में गलत विचार आ सकता है। ये तो अपनी इंटीग्रिटी है, अपनी अंतरात्मा है कि मैं इस काम पर कितना जाऊंगा, लेकिन सरकार है वो एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन सर उस प्रक्रिया पर उन छात्राओं की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे कि कई दिन के बाद फिर उन्होंने लेटर लिखा, सारी बातें हुई, बहुत दिन बाद गौर किया गया। नासिर भाई आपकी बात एकदम सही है। जब कोई बात आती है वो संज्ञान में जिस समय बात आती है उसके बाद उसकी सत्यता के ऊपर भी जाया जाता है, क्योंकि हर चीज को सही अगर आप प्रथम विषय में देखें, हमारा कानून भी क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम पृष्ठ कहता है कि बेशक कोई अपराधी बच जाए, कोई बेकसूर को सजा न मिले। ये एक हमारी अवधारणा है इस देश की। उसकी जांच प्रक्रिया, जांच में वो दोषी पाया गया, चाहे वो 2 दिन 3 दिन जितना, और दोषी पाने के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है। अब किसी के खिलाफ कोई आपके मेरे या मेरे यहाँ डिबेट में जितने साथी बैठे हैं, कोई उनके खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन दे देता है और बिना सत्यता प्रमाणित किए हम सजा दे दें, वो भी कहाँ तक उचित है। हम गुनहगार बचना नहीं चाहिए, उसका एक विषय है जांच, और वो जांच उस कार्रवाई को वहां तक लेकर जाती है, उसका दोष पाया जाता है तो सजा का प्रावधान है। और इतना बड़ा उदाहरण इतनी जल्दी पेश किया, निलंबन का कार्य किया गया। जैसे करेंगे सरकार पूरी तरह से गलत लोगों के बैड एलिमेंट्स के खिलाफ है, प्रदेश की प्रगति के लिए तत्पर है, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत है, और जो भी गलत प्रकार की एक्टिविटी करेगा किसी भी प्रकार सरकार सख्त एक्शन की। मेरा भी विपक्षी पार्टियों से कल का निवेदन रहेगा कि आप सरल भाषा में वहां सवाल रखिए, यकीन मानिए आपके हर प्रश्न का और हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन भाषा की सभ्यता वो आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि सरकार ने जो शीतकालीन सत्र लेकर आए हैं हम उसको एक बढ़िया तरीके से चलाने के पक्षधर है। जनता ये आप क्या किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं भाषा की, जो आप भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा कह सकते हैं कि भाषा की मर्यादा, भाषा में संतुलन, शब्दों का चयन, क्या आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, पिछली बार वाकयात हुआ है, ये मेरे आईएनएल के साथी भी बोले हैं। अब मैं सीधी कहता हूँ कि अभय सिंह जी है जब अनियमित भाषा पर आ जाते हैं सदन के अंदर, सदन की गरिमा का मान नहीं रख पाते, तो मैं इस प्रकार से कई साथी और भी जो भी हो सभ्य भाषा में वहां पर अपनी बात रखे, क्योंकि एक मैसेज प्रदेश के अंदर जाता है किस प्रकार सदन के अंदर हमारी शब्दावली रहती है, किस प्रकार का हमारा व्यवहार रहता है, क्योंकि बात तो अपनी कही जा सकती है जी। सिंपल शब्दों में, सभ्य शब्दों में हम अपनी बात कह सकते हैं। जब इतनी जनता 2 लाख के करीब वोटर लगभग हमें चुन पर,
तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम अपनी विधानसभा ठीक है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते ठीक है हैं। सर, हम ठीक है, कितने मैं मान आता हूं आपके सम्मान पास। उस मंदिर को देते हैं, जहां प्रदेश की रूपरेखा तैयार करते हैं, प्रदेश का रोड मैप तैयार करते हैं, प्रदेश की डेवलपमेंट ठीक है जहां बाग से सिंह जी, लेकर आने की बात। ठीक है बाग सिंह जी, वह- मैं आता हूं आपके पास दोबारा से। रजत पंजेटा जी, शब्दों का चयन, भाषा की मर्यादा, इसका भी ख्याल रखना चाहिए विपक्ष के विधायकों को। अभय चौटाला जी का नाम ले दिया है उन्होंने। इसके अलावा कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो जहरीली शराब का मामला हो, चाहे वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, जो भी विषय सरकार के संज्ञान में आ रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप सुन रहे थे भाग सिंह दमदमा जी को, वो कह रहे हैं। देखिए नासिर जी, भाषा से ज्यादा भाव पर अगर ध्यान दें तो ये ज्यादा भाषा इसलिए करते हैं, देखना चाहिए किसी की मौत हो गई तो ये मौत से कंसर्न कर रहे हैं, किसी की भाषा को लेकर बदनाम करने की कोशिश, जो म्यांमार का इनका काम है। ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी 2 दफा ये हादसे हुए हैं और वो विधानसभा के पटल के ऊपर अभय सिंह चौटाला जी ने बात भी उठाई थी। अगर वो जब हुए थे पहले हादसे, शराब से जब लोग मरे थे, तब आपने SIT बताई थी सरकार। SIT का क्या हुआ, उसमें रिकमेंडेशन क्या हुआ जी? रजत जी, आपकी आवाज थोड़ा सा, आप कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश करें, या गाड़ी के शीशे थोड़े से खोल लीजिए आप। मैं फिर आता हूं दोबारा आपके पास। तब तक मैं विदु रावल जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रोफेसर विदु रावल जी, अभी आप अभी बत्रा जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक तो MLA का स्टेटस ही इन्होंने कम कर दिया, उस पर फर्क डाल दिया। दूसरी बात यह है कि कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करती थी सरकार। जीरो टॉलरेंस की बात करते करते कितने केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो मुद्दे तो बहुत हैं, और जब सरकार मुद्दों में घिरती है तो फिर इस तरह से काम किया जाता है कि विपक्ष के विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। और तब आपने जो मुद्दा उठाया था ना कि फिर वॉकआउट कर जाते, हंगामा करते, तो फिर उनका कहना है कि मजबूरी फिर जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम। जी, मतलब खुद बोलना ही बोलना चाह रहे हैं, बोलने नहीं दिया जाएगा तो वॉकआउट करेंगे। सुनने का कोई खाना है ही नहीं। विषय यह है कि सवाल से बड़ा उत्तर होता है, लेकिन कम से कम सवाल जितना उत्तर उतना समय तो मिलना चाहिए। चलिए, पहली बात तो ये कि जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की, और फिर खुद ही बताया कि केसेस बड़े हैं। जीरो टॉलरेंस क्या है? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। बीबी बत्रा जी वेल एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। केसेस बढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ भी कारपेट के नीचे से नहीं जाने दिया जा रहा। कहीं पर छोटी सी भी कोई कमी आ रही है तो उसको कमी को रिपोर्ट किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तभी केसेस बढ़ रहे हैं ना। पहली बात तो ये, खुद ही उन्होंने ये अपना एडमिशन किया। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं दंड मिलना चाहिए। लेकिन जब दंड मिलता है तो कांग्रेस का चरित्र क्या हो जाता है? पहले 2 दिन तक जिस प्रकार से जहरीली शराब वाले मामले में वो चिल्लाते रहे, बाद में जब खुद कांग्रेस के नेता का उसमें संलिप्तता पाई गई, जब उनका नाम आने लगा, उसके बाद से वो बदले की भावना से बात करने लग गए। नहीं, उन्होंने तो अपनी, उनका कहना है कि हमने तो तुरंत अपनी पार्टी से उस नेता को निकाल दिया। क्या है, नू हिंसा में देखिए, तुरंत निकाल दिया उन्होंने, या उनको निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, या ऐसे अगर इस प्रकार से निकालते, मुझे लगता नहीं कांग्रेस के ज्यादा लोग रहेंगे। मामन खान को तो नहीं निकाला उन्होंने, मामन खान भी आरोपी हैं। किस प्रकार से उन पर आरोप लगे हुए, संगीन आरोप लगे हुए, लोगों की जान गई है जिनमें मामन खान का नाम आ रहा है, तो क्यों नहीं मामन खान को भी वो निकाल देते उसी प्रकार से। यानी पॉइंट ये है कि जब खुद जो है कांग्रेस पार्टी खुद गंभीर नहीं होगी तो बात नहीं चलेगी। अब रही बात मुद्दों की, अब इन्होंने पूरे का पूरा जो हम मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, संसद का, देश की संसद का, उसमें बार बार बोलते रहे मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको लेकर निरंतर ये बात करते रहे नासिर जी। अब मणिपुर पर लेकर फिर जब बोले प्रधानमंत्री जी जो है उस पर बयान दे, गृह मंत्री जी ने दिया, उससे संतुष्ट नहीं हो, बोले प्रधानमंत्री जी दें। फिर उसके बाद संसद को ब्लॉक करने के बाद
किस प्रकार से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 18 घंटे 33 मिनट वो चर्चा जो चली उसमें केवल 41 मिनट मणिपुर को लेकर इन विपक्षी साथियों ने कोई बात रखी। और जिन प्रधानमंत्री जी का बयान सुनना चाह रहे थे, बहुत आतुर हो रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए, जब मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे, तब एक भी कांग्रेसी सदन में मौजूद नहीं था, वॉकआउट कर गए। जो आपकी डिबेट्स में से यहां से वो जो बॉयकॉट करते हैं, देश के प्रतिष्ठित समाचार के संपादकों का बॉयकॉट करते हैं, चैनल्स का बॉयकॉट करते हैं, वो आपके जब उनका यह है कि जब विधु रावल होंगे हमारे साथ में, विधु रावल होंगे बीजेपी के प्रवक्ता, तो आपको ही मालूम है कि कांग्रेस के प्रवक्ता विधु रावल के सामने नहीं बैठेंगे, ये क्यों? तो नासिर जी मैंने किसी की भैंस तो खोली नहीं है जी। नासिर जी मैंने किसी की भैंस तो खोली नहीं है। कितना उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य कितने निहित हैं, इस बात से तो साफ स्पष्ट होता है ना भाई। मैं कोई हिंसा तो करता नहीं हूं इस टीवी के अंदर घुसकर, लेकिन क्यों हमारे तीरों के सामने क्यों नहीं आना चाहते? कुल मिलाकर हल्ला करना है उन्होंने, और हल्ले का उनके पास जवाब। अच्छा विधु जी, एक और सवाल है मेरा, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठ रहा है, विधु रावल जी, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठ रहा है और जो देश की संसद में हुआ, जो कुछ हुआ लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, उसके बाद आपको नहीं लगता कि और लगातार विपक्ष के सांसद कह भी रहे हैं, नेता कह भी रहे हैं, हरियाणा में भी मुद्दा चल रहा है, इसको भी विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जब देश की संसद में ही सुरक्षा नहीं हो पा रही तो फिर कहां हो पाएगी सुरक्षा? इस मुद्दे के वो उठा रहे हैं। नासिर जी, मैं इस विषय पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, ठीक है, लेकिन इसके हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हमारे विधानसभा के जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने आज अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने बड़े विस्तृत तौर पर ये इस प्रकार की कोई घटना विधानसभा में ना हो, इसकी उन्होंने जानकारी रखी है। बाकी ये केंद्रीय विषय है और मैं इस विषय पर इससे अधिक नहीं बोल सकता हूं। रजत पंजेटा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी रजत जी। जी नासिर जी। रजत जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं आता हूं रजत जी आपके पास। हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक। नमस्कार नीरज शर्मा जी। नमस्कार नीरज शर्मा जी, तैयारी पूरी है विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर? रणनीति बना ली आपने? सरकार कह रही कि कोई भी रणनीति बनाकर विपक्ष के नेता आ जाएं, विधायक आ जाएं, हर एक सवाल का जवाब तैयार है, कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घेर पाएंगे, कुछ घेरने जैसा हमारी सरकार में है ही नहीं, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास और बेहतर काम हो रहे हैं। देखिए, जो आपने बात की ना, सबका साथ और सबका विकास, ये सबका साथ और सबका विकास तो मैं कल प्रश्न नंबर 9 है उसके ही जवाब दूंगा विधानसभा में, और पूरे हरियाणा के आगे आंखें खोलूंगा कि ये नारे से सरकारें नहीं चलती, काम करने से सरकारें चलती हैं। कि कैसा सबका साथ है, कैसा सबका विकास है, और क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और जहाँ तक घेरने या ना घेरने की बात है साहब, जिसके सर से गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ये सरकारें इस समय भाजपा की बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी हैं। सरकार चलती है लोकलाज से, लोकलाज नाम की इनमें चीज नहीं है। अगर जो इनमें इतनी लोकलाज की चीज होती, पीछे मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 54 दिन नंगे पैर चला, बिना सिले वस्त्रों के चला। आज तक क्या किया सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ? डेली मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, और मैं कहता हूं जो रखे सदैव भ्रष्टाचारियों का। सर वो ये कहते हैं कि हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं, पहले तो कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, मामले दब जाते थे। पहले भ्रष्टाचार ही नहीं होता था इतना, बिना काम के 200-200 करोड़ की पेमेंट ही नहीं होती थी। एक्शन तो पहले इनसे ज्यादा होता था अगर जो कोई भ्रष्टाचार करता हो। इनके राज में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और मुख्यमंत्री जी क्या बयान देते हैं, मैं सबसे भ्रष्ट अधिकारी का नाम प्लेट पे लगाऊंगा। भाई प्लेट पे लगाने से क्या होगा? जब आप मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के प्रशासनिक मुखिया हैं, विजिलेंस आपके पास है, क्राइम आपके पास है, आपको पता है ये आदमी भ्रष्टाचारी है, उसको अंदर डालिए, उसको जबरदस्ती रिटायर कराइए। आजकल तो प्रचलन भी है इस चीज का, उसकी HER में लिखिए। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक बयानबाजी दे के भ्रष्टाचार पे लगाम थोड़ी लगेगा। भ्रष्टाचार पे लगाम सख्ताई करने से लगेगा। जो हमारी रामायण में लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत।
ये तो अपना और पराया ढूंढते रहते हैं मुख्यमंत्री जी। चालू तो हो जाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर इनको लगता है अरे ये तो यार मेरा बड़ा खास है, ये तो मेरी पार्टी का वर्कर है, ये तो मेरा विधायक है, ये तो मेरा मंत्री है। और ये गीता जयंती उत्सव मना रहे हैं, देश में मन रही है, विदेश में मन रही है, अच्छी बात है, मननी चाहिए, हम समर्थन करते हैं। गीता का ज्ञान किस विषय पे आया था? जब अर्जुन जी ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे तो कृष्ण जी ने क्या समझाया था कि भाई आप कर्म देखो, ये मत सोचो ये रिश्ते नातेदार हैं, ये अपने हैं, ये सगे हैं, ये संबंधी है। तो मैं चाहूंगा कि मनोहर लाल जी गीता जी से सबक लें, गीता के ज्ञान से सबक लें, जिसके ऊपर हमारे हरियाणा का नाम है। हरि का आना कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान हुआ है, और उस भागवत गीता के ज्ञान को पढ़ें और वो पढ़ के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ठीक है सर, ये हम कहेंगे। शुक्रिया नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत पंजेटा जी, भाग सिंह दमदमा जी और विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी ने सारे उनके आरोप जो थे वो लिख लिए होंगे, मैं आऊंगा आपके पास विदु रावल जी। लेकिन रजत पंजेटा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी जी। देखिए नासिर जी, आवाज नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट ऑडियो से कनेक्ट कर सकते हैं जी जी आवाज के अंदर। मैं दोबारा उस बात को दोहराना चाहूंगा कि भाषा पहले भाव कीजिए। क्या लोग की जान चलेगी जहरीली शराब से? आपके भाषा भ्रमित करना चाह रहे हैं प्रदेश की जनता को, कि जो विषय है उन पर बात करने के बजाय आप ज्यादा भाषा के ऊपर केंद्रित करें। आप किसानों की बात करें, किसानों की आय दुगनी हुई क्या, मुआवजे क्या, क्या किसानों तो किसानों को MSP की जो मांग है वो आपने पूरी की? क्या आपने किसानों के कोई भी ऐसा काम है जो आपने किसानों के किया? 30 मास योजना आपने बंद की, MSP की गारंटी देती थी, किसानों के सारे आपने घटा दिए। उसके बाद शराब के बाद शोषण का मुद्दा हुआ, प्रिंसिपल का, स्कूल का, उसके किए बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है। आज की खबर है आपके आसपास पोस्ट खाली पड़ी हुई है, वो भरेंगे 70,000 कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। बहुत से मुद्दे हैं सरकार को घेरने के, सरकार को घेरेंगे कि ये घूम फिर इनके पास एक जवाब है कि भाई हम भाषा की बात करेंगे, बात की नहीं बात करेंगे, हम और किसी बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि भाषा कैसी है, सवाल करते हैं याद लोगों जाते और ये सिर्फ बात हुए। ठीक है, हद हो गई जनता के मुद्दे जो है तीर मुद्दे करने की बजाय आज ये बैठ के पिछले विधानसभा ये हुआ था, अरे कल लोग उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर सरकार से सेटिस्फैक्टरी आंसर आएंगे तो उसका सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ठीक है सर। भाग सिंह दमदमा जी, जब सरकार की तरफ से संतुष्टि वाले जवाब नहीं मिलेंगे, संतोषजनक जवाब नहीं मिलेंगे, तो फिर जवाब मांगे जाएंगे। जवाब मांगे जाएंगे तो आवाजें तेज भी होंगी। आप सुन रहे हैं रजत पंजेटा जी को। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जब मुद्दों से सरकार बचने की कोशिश करते हैं, उनका यह आरोप है, तो फिर भाषा की बात आप ले आते हैं। रजत जी भाग सिंह दमदमा जी। हाँ नासिर भाई, आवाज तो चाहे किसी की कितनी भी तेज हो, आवाज की तेजी से किसी को दिक्कत नहीं है। आवाज तो जितना चीख कर कह सकते उतना कहे, अपना अपना तरीका है बात कहने का। आप कंगन को कहते हैं ना, वो पढ़े लिखे को फारसी के, हाथ कंगन को आरसी के। तो जिस प्रकार से जो जो सवाल पूछे गए हैं उनके ऑथेंटिक जवाब, और जो इनके सवाल और आरोप हो उसकी सत्यता भी साथ लेकर आए। एक किसी भी तरह से खड़े होकर आरोप लगा देना और उसकी प्रमाणिकता कहीं भी नहीं होती किसी प्रकार का। कोई आंकड़े किसी प्रकार से यदि किसी चीज को लेकर आती है, इनके पास आंकड़े नहीं होते। जो चीज आप सत्यता के साथ लाओगे उसका जवाब सत्यता के साथ दिया जाएगा। जो बातें मनगढ़ंत होंगी उसका जवाब तो नासिर भाई ना आपके पास हो सकता है, ना मेरे पास हो सकता है, ना किसी और के पास। आप किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी सवाल है, एक परंपरा है, विधायक अपने अपने सवाल भेज देते हैं सवाल, और पूरे प्रदेश के अंदर हर विभाग उनका जवाब दिया। ठीक है सर। और आज जो भी लिखकर जो अधिकारी देता है वो यदि गलत देता है
तो उसके लिए सरकार भी है, और सरकार में संतुष्टि नहीं होती है तो उसके लिए तो माननीय न्यायालय भी है। आजकल तो हर मामले के अंदर इनके साथ न्यायालय में चले जाते हैं, और जाना भी चाहिए अपने अधिकार के लिए। यदि इन्हें लगता है कि कोई की गलत बात है तो मेरी तो यही रहेगी कि जो सभ्यता है, सभ्य भाषा है, वो जूता मारने से कोई नहीं होता। विधानसभा में किसी के ऊपर आक्षेप, पर्सनल टिप्पणियां करने से, उनके व्यापार के ऊपर के तू ये करता था कल आज ये कर रहा है, क्या वो शब्द कहने से उन समस्या का हो जाता है? आप एकदम पटल के ऊपर अपनी बात रखें, अपने सवाल रखें, सरकार आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठी है। जो सवाल होंगे तो डेवलपमेंट से ठीक है, ठीक है, के भ्रष्टाचार की बात नहीं, अभी छोटा सा देंगे। ठीक है सर। कहाँ है जी, आज आप देख लीजिए, कोई सडौरा तक के अंदर एक गरीब परिवार रहने का प्रॉपर घर नहीं था, उनकी बेटी पुलिस में अधिकारी भर्ती होती। अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर जिस प्रकार से आप लिस्टें उठा लीजिए, बहुत बड़े नेताओं के घर के परिवार के रिश्तेदार में पढ़े लिखे बन जाते थे। आज सीएस का रिजल्ट देख लीजिए, आप और किसी चीज का रिजल्ट देख लीजिए, आपको लगेगा कि हरियाणा प्रदेश आज रोजगार आगे। ठीक है सर। भाग सिंह दमदमा जी, अब एक सवाल मेरा, विदु रावल जी, आपने विधायक नीरज शर्मा को भी सुना, कांग्रेस के विधायक, और उन्होंने एक बात कही कि देखिए सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे पर वो उठाएंगे विधानसभा में, लेकिन भ्रष्टाचार में कार्रवाई जब होती है तो उसमें भी भेदभाव होता है, किसी पर होती है किसी पर नहीं होती। नासिर जी, कितनी कमाल की बात है। हाँ। अब धीरज साहू वाली पार्टी के लोग आकर ये कहें कि भाई धीरज साहू पर कार्रवाई क्यों हो रही है, जहां मशीनें भी फेल हो गई, नोट गिनने की मशीनें गर्म होकर खराब होती जा रही है एक के बाद एक, नोटों की संख्या कम नहीं हो रही। जो लोग नोटबंदी पर चिल्लाते थे, पूछते थे नोटबंदी के क्या लाभ हैं, आज वो देख रहे हैं किस प्रकार से जो है धीरज साहू के वहां से नोटों के। लेकिन अच्छा, आपने नोटबंदी का जिक्र कर दिया विदु रावल जी, नोटबंदी का कुछ फायदा हुआ? नोट तो फिर इतने इकट्ठे कर रहे हैं लोग, इतने फिर नोट इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है। नोटबंदी का लाभ हुआ तो ये तो अपने आप में है। अब धीरज साहू जैसे जो भाई हैं, कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है ना, उस समय भी इस प्रकार के बहुत सारे लोग रहे होंगे, बहुत सारे लोग तकियों में गद्दों में जिस प्रकार से रखा करते थे। उनसे पूछा जाए कि नोटबंदी से फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो बोले बिल्कुल फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उनका तो नुकसान हुआ। खुद अगर एक बार फर्ज करें कि धीरज साहू जैसे जितने सारे और कांग्रेसी भी, बहुत सारे कांग्रेसी मित्र हमारे होंगे, अभी तो एक धीरज साहू पकड़ा गया है, तो उनसे अगर ये पूछा जाए सवाल कि नोटबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आपसे मैं पूछता हूं कि उनका जवाब हाँ होगा या ना होगा? निश्चित तौर पर ना होगा। तो दिक्कत यह है कि हम ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी आवाज सुनते हैं, बहुत सारे उनकी चीखा चिल्ली सुनते हैं, अब फिर ये कहते हैं मैंने और नोट किया, उन्होंने कहा भयभीन होए ना प्रीत। लेकिन जब हम इस युक्ति पर चलते हुए हम जब कार्रवाई करते हैं, जब बुलडोजर एक्शन देते हैं, जब नशे का कारोबार करने वालों पर हमने बुलडोजर एक्शन किया, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बचाव में आई। हमने जब भ्रष्टाचारियों पर कठोरतम कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सामने आती है। हम जब दंगाइयों पर, बलवाइयों पर बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं तब कांग्रेस पार्टी सामने आती है। तो मूल विषय यह है, कांग्रेस ने जो है किस प्रकार से कहा जाता है कि भाई दर्द को लेकर चिल्लाना भी है और इलाज करते हुए जो है इलाज करने वाले को रोकना भी है। सीधी सीधी बात है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देश जानता है कि मोदी सरकार में और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार में गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। ठीक है सर। नासिर जी, गरीब को नौकरी का अधिकार नहीं था हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार आने से पहले। पर्ची और खर्ची दो सिस्टम थे नौकरी के, और उसके बाद हमें कह दिया जाता था कि भाई आप अगर नौकरी लेनी है तो फला घाघरे से निकल कर आई हो। किस प्रकार से खुले तौर पर जो है नंगा नाच चल रहा था, गरीब के पास अधिकार नहीं था। आज गरीब आत्मविश्वास के साथ कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता है, उसको पता है अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। अब ये सारे विषय रावल जी, क्योंकि सर समय का अभाव है, बस ठीक है, मैं एक सवाल जी आखिर में, हाँ रजत पंजेटा जी, गरीब के चेहरे पर मुस्कान है, नौकरियों में पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म हो चुका है। इससे पहले हरियाणा में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, बीजेपी के नेता यही कहते हैं बार बार, और विदु रावल जी भी ये कह रहे हैं।
विदु रावल जी ये कह रहे हैं, विदु रावल जी से ये तो पूछिए एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है, कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, क्यों स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है, क्यों फार्मर्स में सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। अभी इन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया। नोटबंदी का जब जिक्र किया तो अरुण जेटली जी का मैं इनको एक याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था। पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि 14.5 लाख की हमारे पास उस समय कि 14.5 लाख की हमारे पास जो है वो करेंसी छापी गई है। उन्होंने कहा हम इसको कम करेंगे, हम 14.5 लाख में से 2.5 लाख डिजिटल करेंगे और 12 लाख के प्रिंटेड नोट रखेंगे। आज आपको पता है कितना चलन है? 40 लाख करोड़ से ऊपर की करेंसी है जो छपी हुई है। कहा तो वो कह रहे थे कि हम कम करेंगे और 14 लाख नोट छाप दिए आपने, तभी तो 2000 का नोट आया, तभी तो हमारा रुपया गिर रहा है। इनसे ये तो पूछिए कि हमारे रुपये की वैल्यू क्या है डॉलर के और उसके पाउंड के उसके और यूरो के अंदर, यूरो के मुकाबले 100 के पार, 85 के पार। आप बात करते हो, आप खड़े कहो, आप प्रदेश के ऊपर कर्ज की बात कीजिए, आप देश के ऊपर कर्ज की बात कीजिए, आप किसानों की आय दुगनी की बात करिए, आप बताइए किसानों के मुआवजे की बात करिए। अरे बात करने के लिए मुद्दे कम मुद्दे हैं। आज असलियत क्या है? अरे एनसीआरबी का डेटा झूठ बोल रहा है क्या? सर, नशे में कितने बच्चे मर रहे हैं विदेशों। अभी इन्होंने बात करी, ठीक है, अनिल विज जी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि ये कबूतरबाज है जो डोंकी के जरिए जा रहे हैं, हमने उसके ऊपर कार्रवाई करी है। लेकिन ये बच्चे जाने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि नौकरियां नहीं है। अखबारों में आ रहा है 2 लाख। ठीक है सर। क्या रजत पंजेटा जी, बस में बहुत संक्षेप में क्योंकि अब वक्त की कमी है, आप जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी से और 30 सेकंड में विदु रावल जी। ठीक है। देखिए ये इतना तो बताते हैं कि 40 लाख करोड़ की जो नोट है वो छप गए, प्रिंटिंग में आ गए। वो ये नहीं बताते कि 85 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ इस दौरान। दुनिया में सबसे अधिक अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है तो नोटबंदी के बाद 8 नवंबर 2016 के बाद से आज तक भारत के अंदर हुआ है। एक तरफा हमने डिजिटल क्रांति ले आए हैं, लेकिन ये आधा अधूरा जो सच दिखाते हैं और प्रयास करते हैं उस पर भी पेंट कर झूठ बनने का, इसको जनता नकार चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जनता का प्राप्त करके आज दिलों पर राज कर रही है। जो दिलों पर राज करेगा